नमस्ते, माय नेम इज़ सोनम रत्नू और आज हम भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। आज हम भारत के संविधान का प्रारंभ करके उसके जो भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम करते हैं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमारा भारत का जो संविधान है वो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातों का, अधिकारों का, विचारों का इसके अंदर समावेश किया गया है और उस समावेश के आधार पर जो भारत का संविधान है वह अपने आप में एक विशेषता वाला संविधान है और अन्य संविधानों से अलग भी है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में उन सब विचारों को, अधिकारों को शामिल किया गया है जो कि एक मनुष्य के लिए हम कह सकते हैं ज़रूरी है और एक देश की उन्नति के लिए और एक देश के संचालन के लिए आवश्यक है। और भारतीय संविधान जो है वो सभी संविधानों से अलग है। यह संविधान जो है वो एक लचीलापन भी रखता है, यानी कि हम उसको अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, हमें लगता है हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और हमें लगता है तो वहाँ पर ये कई बार क्या लगता है, कठोर भी लगता है। भारत का जो संविधान है इसे हम एक पवित्र दस्तावेज कहते हैं और जो भारत के संविधान की निर्मात्री सभा थी उसने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर इसका पूरा अध्ययन किया, विचार किया और संविधान का निर्माण किया और इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर यह लागू किया गया था। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषता में पहली विशेषता है विशालतम संविधान। हमारे संविधान में अलग अलग देशों से जो हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें लगी, अधिकार लगे, विचार लगे, उन सब को हमने हमारे संविधान में समाहित कर लिया और समाहित करने के कारण हमारा जो संविधान है वो कैसा हो गया, विशालतम, यानी कि बहुत विस्तृत है, बहुत सारी बातों को इसमें समाहित किया गया और शामिल किया गया है। संविधान में मोटी मोटी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है और अन्य बातों को क्या करते हैं हम, अर्थान्वयन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि उस परिस्थिति के अनुसार उस समय क्या उसका अर्थ लगाना चाहिए उसके आधार पर हम कई बातों को छोड़ देते हैं। लेकिन जो भारत का संविधान, इसका हम क्या बोलेंगे, अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सभी बातों को शामिल किया गया है। तो इसमें सभी आवश्यक बातें हैं उनको समाहित करते हुए एक संतुलन है ना वो बना के रखा गया है कि इस तरीके से रखा जाए कि भारत के संविधान में जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबको हम शामिल कर दें और उस शामिल होने के कारण ही यह संविधान कैसा हो गया है, विशालतम हो गया है। संविधान के मूल प्रारूप में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थी और अब अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई हैं, अब अनुसूचियां 12 हो गई हैं और इस तरीके से जो अनुच्छेद थे वो पहले भी 395 ही थे और आज भी 395 ही हैं। अगर इसमें कुछ संशोधन कर जोड़ा जाता है तो वो एक सब क्लॉज के तौर पे जोड़ा जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, तो 21 के साथ जब निशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया, जब शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, तो शिक्षा का अधिकार है वो कहाँ शामिल किया गया, 21A। तो जहाँ 21 था वो अलग था और 21A को शिक्षा का अधिकार बता दिया गया। तो इस तरीके से जहाँ नई बातों का समावेश किया गया, नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया, उनको सब क्लॉज के तौर पर शामिल किया गया। अब इसमें जेनिंग्स हैं एक राइटर, उन्होंने क्या बोला है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। यानी कि सबसे बड़ा और विस्तृत क्यों है? क्योंकि हमने सभी देशों से जो जो ज़रूरी बातें थी उनको हमने हमारे संविधान में शामिल कर लिया है और इसीलिए ये सबसे विस्तृत संविधान हो गया है। सेकंड, हम इसकी विशेषता देखते हैं, सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। तो देखिए, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम से समझ में आ रहा है, सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी विदेशी जो सत्ता है, शासन है, उसका कोई, हम कह सकते हैं, सरोकार नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारा भारत है और हमारे भारत का संविधान वो स्वतंत्र है और वो जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करेगा। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए, इसकी संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर भारत की जनता में निहित है। यानी कि कौन सर्वे सर्वा है, भारत की जनता, न कि कोई दूसरी विदेशी सत्ता को इसमें शामिल किया गया है।
और ये पूरे जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त है, यानी कि किसी भी तरीके से आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में कोई भी राज्य या देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो भारत है और भारत का संविधान जो है उसमें यही बात बोली गई है कि जो भारत है उसका जो शासन होगा वो जनता के द्वारा चलाया जाएगा, और जनता के द्वारा चलाया जाएगा तो किसी भी बाहरी या आंतरिक हस्तक्षेप को इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम देखते हैं इसमें लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र यानी लोक यानी जनता और तंत्र यानी शासन, तो वह शासन जो कि जनता द्वारा चलाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत का शासन कैसा है? लोकतंत्रात्मक शासन है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो सत्ता है वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। किस तरीके से? कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजती है और उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो देखिए, शासन जनता के हाथों में सुरक्षित है। यहाँ प्रजातंत्र की जो कसौटी है उस पर यह खरा उतरता है और क्या बोलता है कि जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित, यानी जनता के लिए ही है, जनता की ओर से है, और संचालन भी कौन कर रहा है? जनता ही कर रही है, और इसीलिए हम इसके लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सबको अपने अपने धर्म को स्वीकार करने की, मानने की और उसे पालन करने की आज़ादी होगी। किसी को भी किसी भी धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि इसकी प्रस्तावना जो है उसी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आह्वान किया गया है, यानी इन शब्दों को प्रस्तावना में ही शामिल किया गया है और बोला गया है, क्या बोला है कि जो भारत देश है वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होगा। और ये शब्द जो जोड़े गए थे ये हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर हमने पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को शामिल किया था। जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार के अध्ययन से निकालकर अब साधारण संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रस्तापित कर दिया है। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले उसे मूल अधिकारों में शामिल माना गया था, लेकिन संशोधन द्वारा अब 300 जो है उसके साथ 300A जोड़ के उसके अंदर इसको जोड़ दिया गया और संपत्ति का अधिकार वहां पर चला गया है। अब देखते हैं इसमें केस लो आपके हैं नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें क्या बोला कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन दिया गया है। यानी कि हर एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और न्याय जो है वो जरूर मिलेगा, किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पे, यानी कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें चौथा जो है वो है संसदीय शासन पद्धति। यानी कि कौन सी शासन व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है? यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है, यानी बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण किया गया है और इसीलिए क्या बोला गया है? इसको संघात्मक शासन व्यवस्था बोला गया है। संघात्मक संविधान भी दो प्रकार का होता है, पहला अध्यक्षात्मक और दूसरा संसदीय। अध्यक्षात्मक यानी उसमें एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है जो कि पूरी शासन व्यवस्था संभालता है, और संसदीय शासन व्यवस्था में संसद होती है जिसमें कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की वास्तविक बागडोर किसके हाथ में रहती है? जनता के हाथ में। क्यों? क्योंकि जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां पर भेजती है। भारत में संसदीय शासन पद्धति जो है उसको स्वीकार किया गया है और वास्तविक सत्ता जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के हाथ में रखी गई है। यानी कि कौन चलाएगा? वह व्यक्ति चलाएगा जिसको जनता ने अपने द्वारा निर्वाचित कर कर वहां भेजा है। राष्ट्रपति जो है वो देश का मुखिया अवश्य है, लेकिन नाम मात्र का। वास्तविक जो है वो कार्य कौन करेगी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर यह बताया गया है जो राष्ट्रपति होता है वो देश का मुखिया होता है और वो एक नाम मात्र का होता है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य कार्य होता है वो किसकी सलाह से करता है? वो मंत्रिपरिषद की सलाह से वह कार्य करता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार भी देखिए फंडामेंटल राइट्स हम कह सकते हैं कि वह अधिकार होते हैं जो कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक है। वो सभी अधिकार क्या कहलाते हैं? या तो हम उसको मूल अधिकार या फिर हम उसे मानव अधिकार कहते हैं। हमारे भारत के संविधान में हम उसे क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है देखिए, मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है, यानी कि वो सभी अवसर अधिकारों के तौर पर उन्हें देना जिससे कि एक मनुष्य का पूरा सर्वांगीण यानी संपूर्ण विकास हो सके। और इसीलिए जो भारत के भाग 3 जो है उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से मूल अधिकार है हम देखते हैं। पहला आपने देखा समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार, नेक्स्ट धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब अधिकारों को क्या माना गया है? भाग 3 में इसे मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और अगर हम देखते हैं तो जो मूल अधिकार हैं वो अधिकार ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं और इसीलिए इसे भाग 3 में शामिल कर वो सभी अधिकार मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार में अगर एक बात करते हैं तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें नागरिकों को निम्नांकित स्वतंत्रता की विवेचना की गई है। यानी कि अनुच्छेद 19 हमें कौन सी स्वतंत्रता देता है वो देखते हैं हम। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अपनी भाषाओं के द्वारा अपने विचार को अभिव्यक्त प्रकट करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता कि आप शांतिपूर्वक निरायुद्ध यानी कि कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई अस्त्र आपके पास नहीं होंगे और आप एक सम्मेलन कर सकते हैं। नेक्स्ट संघ बनाने की स्वतंत्रता या संगम बनाने की स्वतंत्रता, जब आपको लगता है कि आप बैठे आपके विचार जो हैं वो एक मत होते हैं विचारों पर और सब एक साथ स्वीकार करते हैं तो फिर वो किसका निर्माण करते हैं? एक संघ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता यानी कि कहीं भी आने या जाने की स्वतंत्रता को भी हम क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 में शामिल मानेंगे। नेक्स्ट है किसी भी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता यानी कि जहां आपको लगता है वहां आप जा सकते हैं, वहां पर आप बस सकते हैं और अपना निवास स्थान बना सकते हैं। और लास्ट आपका हो गया कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो आप जब बस जाएंगे वहां पर, क्यों? क्योंकि वहां हम अपने हिसाब से अपने अनुसार कोई भी व्यापार, वृत्ति और कोई भी इस तरीके का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मूल कर्तव्य। तो देखिए जो मूल कर्तव्य हैं वो भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत महत्व रखते हैं और वो भी मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। और इसके अंदर किसका बताया गया है, किसके बारे में शामिल किया गया है बातों को? तो इसमें कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए संविधान में मूल अधिकार तो जोड़ दिए गए लेकिन मूल कर्तव्य रह गए थे और इसीलिए जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? आपका 42 अमेंडमेंट किया गया और 4A यानी 4 क जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा और उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और उसी के साथ जो है स्थापित करके 51A जोड़ा गया और उसमें मूल कर्तव्य जो है उन्हें शामिल किया गया। और वो कौन कौन से थे? तो देखिए पहला हम देखते हैं संविधान का पालन करने का, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि मनुष्य, जो व्यक्ति, जो नागरिक भारत में रहता है उसका दायित्व बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रगान का, भारतीय ध्वज का, संविधान का पालन करे और उसका सम्मान करे। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। यानी कि राष्ट्रभक्ति की भावना जो है उसको अपने हृदय में संजो के रखें और उसका पालन करें। नेक्स्ट भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी कि यूनिटी, एकता बनाए रखें, अखंडता यानी उसे खंडित ना होने दें और उसके साथ अक्षुण्ण यानी जिसको क्षीण नहीं किया जा सके, जिसको खत्म नहीं किया जा सके, उस तरीके से भारत की प्रभुता को हम बनाए रखें।
नेक्स्ट, देश की रक्षा करें और आह्वान करें कि राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि देश की रक्षा का जो कर्तव्य है वो भी हमारे ऊपर है। नेक्स्ट आप देखिए, लोगों में समरसता, समान प्रभुत्व, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे, प्रथाओं का त्याग और स्त्रियों के सम्मान के अधिकार के विरुद्ध है। यानी कि जो भी रूढ़ियाँ या भेदभाव जो हमारे स्त्रियों के सम्मान के विरोध में हैं उनको समाप्त किया जाए, और जो भी धर्म, भाषा है उसके आधार पर आप भेदभाव समाप्त करके क्या करें, आप सभी लोगों में समरसता और समानता की भावना का विकास करें। नेक्स्ट, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, यानी भारत की जो संस्कृति है उसको गौरवशाली माना जाए, उसका उस हिसाब से उसके महत्व को समझा जाए और उसका परिरक्षण किया जाए, उसकी रक्षा की जाए। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, उन सब की आपको क्या करें, रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी चाहे वो मनुष्य हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, सबके प्रति आपको दया भाव रखनी चाहिए। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, ज्ञान का अर्जन करें, आप सुधार करें, मानवतावादी धारणा जो है उसका प्रचलन करें। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहे। जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं, उनकी हम सुरक्षा करें और वहाँ पर किसी तरीके की हिंसा ना करें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी कि जो खुद की और जो संस्कृति है, जितनी भी गतिविधियां, उनको इस तरीके से बढ़ाएं कि हम उसके साथ अपना भी और देश का, दोनों का सतत विकास करते रहें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने अभी पढ़ा मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, अब हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये कौन से हैं, तो देखिए, संविधान निर्माताओं ने संविधान की संरचना की परिकल्पना की थी, उसमें मानव मात्र के कल्याण की भावना रखी थी कि हर एक व्यक्ति का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि जो भारत का संविधान है वो जनता द्वारा ही चलाया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए क्या चाहते थे संविधान निर्मात्री सभा, कि राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करे कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा उठे, बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिले, अर्थभाव जो है, मतलब जो भेदभाव है वो समाप्त किया जाए और कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। और इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया और शामिल करके ये प्रयास किया गया कि कहीं पर भी इस तरीके का कोई भेदभाव जो हो रहा है उसे हम समाप्त कर दें। मूल अधिकारों की संज्ञा नहीं देकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसको माना गया और इसको नाम दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको राज्य की पॉलिसी में शामिल माना गया और उनकी तरफ से डायरेक्शन दिए जाने की बात कही गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, यानी कि जहाँ लगता है कठोर होना चाहिए वहाँ कठोर भी है, और जहाँ लगता है इसको लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वहाँ पर हमारा भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल भी है। तो देखिए, संशोधन की दृष्टि से भारत का संविधान न अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं बनाया गया है और बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं बनाकर एक संतुलन, एक बैलेंस को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसीलिए हम कहेंगे कि 2001 तक इसमें केवल कितने संशोधन हुए, 85 संशोधन हुए हैं और निरंतर जो है अब संशोधन जो है वो बढ़ते गए हैं और अभी वर्तमान में 103 संशोधन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वयस्क मताधिकार। तो देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकृत किया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में सत्ता जो है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है और उनके हाथों में ही सुरक्षित रहती है। इसीलिए जो व्यक्ति है, जो नागरिक है भारत का, वो क्या करता है, अपने वोट के अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करता है और वो कब मिलता है, जब वो वयस्क यानी 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है। और पहले ये आयु 21 वर्ष थी और 61वें
भारतीय संविधान संशोधन द्वारा इसे कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है वो किया गया है, और मताधिकार के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया है। यानी कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग का व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसे मताधिकार देने का अधिकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हम इसे आधारशिला मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यायपालिका है वो एक व्यक्ति के अधिकारों का जो उसका संरक्षण करती है, उसकी रक्षा करती है और उसे न्याय प्रदान करती है। इसलिए नागरिकों के मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी किसे बोला गया है? न्यायपालिका को बोला गया है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अपरिहार्य है। क्यों? क्योंकि जब वो स्वतंत्र होगी तभी वो क्या कर पाएगी? सही से निर्णय सुना पाएगी और व्यक्तियों के साथ न्याय कर पाएगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है, जिसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है और उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ यानी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा, दो नागरिकता नहीं मिलेगी, सिर्फ एक। चाहे वो कहीं भी रहे भारत के किसी भी कोने में, वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक कहलाता है। वह अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता का दावा नहीं कर सकता कि जहाँ रहता है वहाँ की नागरिकता और प्लस इंडिया की नागरिकता। नहीं, सिर्फ एक नागरिकता मिलेगी। अमेरिका की तरह दो नागरिकता का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो देखिए, हमारे यहाँ पावर्स जो है उसको क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है हमारे यहाँ पर। और सत्ता जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं रखी गई है, ताकि वो तानाशाह ना बन जाए और वो अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तो देखिए, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित न होकर जनता के हाथों में सन्निहित है, यानी सारी जनता के हाथ में सारी सत्ता रहती है। पंचायती राज व्यवस्था इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। पंचायती राज को शामिल किया गया और कब किया गया? 73 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे शामिल किया गया था। तो इस तरीके से भारत का संविधान एक अनूठा और विलक्षण संविधान है, जो कि बहुत सारी विशेषताओं के साथ निर्मित किया गया है। और भारतीय संविधान की इसीलिए सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं वैल्यू है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जो है उन्होंने बहुत सारे विचारों को शामिल किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी परिस्थिति आए जब उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसको भारतीय संविधान के द्वारा एक कह सकते हैं हम उसका अनुसरण किया जाए और उसे न्याय मिल